नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नोटबंदी के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान कानून 1936 में संशोधन किया है, जिसमें किसी भी कर्मचारी को सैलरी चेक या सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी। इस अध्यादेश के तहत अब कर्मचारियों को कैश में सैलरी देने पर लगभग पाबंदी लग गई है। अध्यादेश के मुताबिक अब प्राइवेट कंपनियाँ भी सैलरी चेक या ई पेमेंट के ज़रिए ही दे सकेंगी। अभी तक इस एक्ट के तहत 18,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं था। पिछले दिनों नोटबंदी पर हंगामे के बीच श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में ये विधेयक पेश किया। इसके तहत राज्य सरकारें ऐसे उद्योग तय कर सकती हैं जो वेतन देने के लिए नकदी रहित तरीके का इस्तेमाल करते हैं। विधेयक में कहा गया है कि ये नई प्रक्रिया डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करती है। केंद्र सरकार वेतन भुगतान के बारे में नियम बना सकती है, अन्य मामलों में राज्यों को फैसला करना होता है। कानून में राज्य स्तर पर संशोधन के जरिए आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा ने पहले ही चेक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेतन भुगतान का प्रावधान कर दिया है, पर इस अध्यादेश का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। कई ट्रेड यूनियनें, कर्मचारी संघ और राजनीतिक दलों ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी C2 ने कहा है कि सरकार को यह निर्णय लेने की आखिर इतनी जल्दी क्या थी। देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली में अभी अव्यवस्था है, क्या इस फैसले को थोड़ा रुक कर लागू नहीं किया जा सकता था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक ने भी इस कदम का विरोध किया है और बंद की चेतावनी दी है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कुछ समय से इसकी मांग की जा रही थी, एक अच्छा कदम है। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अजय दुआ साहब, जो कि कर्मचारी बीमा निगम आयोग के अध्यक्ष महानिदेशक भी रहे हैं। हमारे साथ JNU में प्रोफेसर अमरीश दुबे हैं और साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ के नेता पवन कुमार। कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभोमय भट्टाचार्य जुड़ेंगे और अर्थशास्त्री आमिरुल्लाह खां भी होंगे। लेकिन अजय दुआ साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि सरकार का जो फैसला है, पहले ही अफरा तफरी इतनी मची हुई है कि लोग परेशान हैं, बैंकों से पैसा नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में अध्यादेश के ज़रिए इस कानून में संशोधन करना और इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने की सरकार को क्या जल्दी थी? इसमें क्या आपको मंशा दिखती है? मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहूँगा जी कि ट्रेड यूनियंस की ही बहुत देर से ये डिमांड थी जी कि आप ऐसा कानून लाइए। कारण ये जो कानून पहले बना था 1936 में था, जैसे आपने बताया। उसके बाद 1975 में उसका संशोधन किया गया जी, पर तब से प्रोविज़न इतना ही था कि पहले था कि आपको कैश और कॉइन्स में ही पैसा देना है जी 1936 में। उसके बाद आया कि आप दे सकते हैं चेक से भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने हद्दे में जो उनके हैं उसके लिए नोटिफिकेशन करें जी। और उस टाइम एक और प्रोविज़न था कि ये तभी कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स अगर जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो अपनी सहमति देगा। आज का जो अध्यादेश आया है और जो कानून पार्लियामेंट में भी संशोधन के लिए पेंडिंग है, उसमें ये कि एम्प्लॉयर को अब कोई संधि नहीं है या अवसर नहीं है कि वो एक बार ही अध्यादेश आ गया, रूल्स बन गए स्टेट ने या सेंटर ने कि एम्प्लॉय से अब उनकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा बहुत क्लियर है जी। देश में आपको मालूम है कि वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज़ बहुत कम हैं, 33 करोड़ 3.3 करोड़ पूरे देश में मिला के। अब ये उनको कुछ तरह से संरक्षण दिया जा रहा है कि देखिए, आपको जितनी तनख्वाह आपकी ड्यू है आपको मिलेगी, आपसे साइन का ज़्यादा लिया जाए, कैश कम दिया जाए, क्योंकि आपके ऊपर डर रहता है कि एक बहुत लार्ज रिजर्व आर्मी इंडिया में है वर्कर्स की, हम आपको निकाल सकते हैं, दूसरे आ जाएंगे। वो नहीं होगा। दूसरा, बहुत जगह वर्कर्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था जी। रिकॉर्ड रखने के, अगर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा तो उनको ESIC का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था एम्प्लॉयर्स को जी, उनको प्रोविडेंट फंड का देना पड़ता था। अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक। मेरे हिसाब से ये जो किया जा रहा है ये ओवरड्यू स्टेप था और आज जो किया और जो पार्लियामेंट के सामने था उसमें पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं,
नेगेटिव कम है। नेगेटिव जो आपने अभी बताए थे, मानते हैं कि कुछ टाइम लगेगा कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो इतना बोझा आया हुआ कि उनके ऊपर और बोझा डाला जा रहा है जी। पर थोड़े अगर 2-4 महीने में भी देखें, अगर बैंक्स ठीक हो जाते हैं तो जो आज किया गया है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। ठीक। पवन कुमार जी, क्या आपके भारतीय मजदूर संघ ने इस मामले पर कोई सलाह मशवरा किया था अपने यूनियनों से, और क्या उनको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में ये ज़रूरी था? आप अगर एक बात देखेंगे, जैसे दुआ साहब ने भी कहा, सभी तरह की ट्रेड यूनियंस मूवमेंट, तमाम ट्रेड यूनियन ने पिछली बार से लगातार जो बार बार हड़ताल करती थी, इसमें हम भी थे, पिछली बार नहीं थे। एक हमारी बड़ी मांग थी कि श्रम कानूनों की परिपालना करो, लेबर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये हमारी एक शिकायत थी बड़ी। ये जब मेरे को मेरी तनख्वाह बैंक के माध्यम से मिलेगी तो मेरी एक बड़ी मांग लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन की वो पूरी होती है। नहीं, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में ये ज़रूरी था? नहीं, वो तो ये जो प्रश्न है आपका जी। कि अब जरूरी था क्या, जब भी सरकार करेगी। नहीं, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाता, 2 महीने अध्यादेश बाद- लाने की क्या 2 जरूरत पड़ महीने गई? बाद करते जी। तो सरकार, लोग कहते कि साहब अब जरूरी था क्या। जब भी करेंगे, आपको मैं एक बात याद करता हूँ, हालांकि मेरा आज का विषय नहीं है वो। अभी 2 महीने पहले तक सब बोल रहे थे साहब काले धन का क्या हुआ, सरकार आगे बढ़ी साहब क्यों कर दिया। नहीं, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम ये मैं नहीं जा रहा। इसलिए मैं कि क्या कर आम रहा हूं? आदमी जो है ना, इस देश का कर्मचारी, मैं निवेदन वो कर रहा इस वक्त में 2000 रुपए निकालने के लिए तरस रहा है। पवन कुमार जी, ये आपकी सूचना भी ठीक नहीं है। क्या? क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। सर, मैं अभी जस्ट हाँ। यहाँ आने से पहले जी। पटेल चौक के पास जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, मैं उसमें था, पैसा निकालने गया था। मैंने 24,000 रुपये मांगे, मुझे 24,000 रुपये मिल गए। आप लकी हैं, खुशकिस्मत हैं। हर आदमी इसलिए को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हमें नहीं मिल रहे, आज तक नहीं मिले 24,000, इसलिए कि बैंक मैनेजर रोज नए कानून बनाता। मैं आता हूँ आपके पास में। मैं आज की बात, इसलिए लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन जी। जो एक बड़ा मुद्दा था हमारा, जी हालांकि इसके कारण से हमें कुछ कठिनाई है। जी। 2 बड़ी कठिनाइयाँ हमको आएंगी। एक कठिनाई आएगी कि जब मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, चलिए तो साहब, नहीं, मैं आता हूँ आपके मैं पास एक में। मिनट नहीं, पूरी नहीं, कर- वो कहानी नहीं, लंबी है, जरा आप लंबी अमरीश दुबे नहीं, जी का भी- एक मिनट का विषय जी। है। डेबिट क्रेडिट कार्ड का जब इस्तेमाल करूंगा जी। तो मुझे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा बैंक को। अरे साहब, वो वो मेरा- अभी डेबिट कार्ड चल तो जाए ना साहब। आप खुशकिस्मत हैं, आपको बैंक मैनेजर जानता होगा, आप नहीं, भारतीय मैं मजदूर किसी- संघ के नेता हैं, आपको दे दिए होंगे, हमें नहीं मिल रहे हैं। और मैं आता हूँ इसके बाद में, आप जरा संयम रखें। अमरीश जी, आप क्या सोचते हैं कि ये कितना व्यवहारिक है? व्यवहारिकता, जैसे दुआ साहब ने कहा और पवन कुमार जी ने भी कहा है कि इसके पहले तो इसकी, और आपने भी बताया कि इससे पहले डिमांड होती रही है तरह तरह की यूनियंस की। जी। तो व्यवहारिकता के हिसाब से तो इसमें कोई खामी नहीं नज़र आ रही है, कोई भी नहीं नज़र आ रही है। और तुरंत इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, मुझे जहाँ तक पता है कि इस प्रोविज़न जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें स्टेट्स को अभी भी वही है कि स्टेट आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों के मजदूरों के किन क्षेत्र के मजदूरों को ये दिया जाए। और चूंकि राज्यों के ऊपर है जी। तो तुरंत अध्यादेश उस तरह से लागू होने का अभी तो तुरंत इमीडिएटली तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अपने स्टेट्स अपना टाइम लेंगे अपने हिसाब से, जब चाहे नहीं लागू साहब, करें। ये तो कानून बन गया। अध्यादेश का मतलब यही होता है। नहीं, साहब, नहीं, उसमें स्टेट्स को एनेबलिंग प्रोविजन है। लॉ में जो किया गया आज अध्यादेश के exactly। मार्फत, उसमें अब एनेबल कर दिया गया है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो कर सकती है। सेंटर के पास जो अपने विषय हैं, नहीं, रेलवे, लेकिन सेंटर के इस अध्यादेश के बाद में ये राज्य संशोधन कर सकते हैं, लेकिन लागू तो हो ही जाएगा ना। नहीं जी, उनका? नहीं, कानून लागू हो गया। हाँ, पर कानून के नीचे हाँ। ये पेमेंट करना हाँ। कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स को लगेगा, वो ठीक है, वो राज्य सरकारें तय करेंगी। और कब से करेंगे, और उसको वो आइडेंटिफाई उसके- करना होगा इनको। उसके लिए अभी ऑर्डर्स पास होने हैं। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। जी, आता हूँ मैं। पवन जी, संयम रखिए कि आमिरुल्लाह साहब, आप इस अर्थशास्त्री हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो सरकार का नया आदेश आया है कि सिर्फ चेक के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए ही तनख्वाहें कर्मचारियों को मिल सकेंगी। आमिर साहब जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। लगता है कि आमिर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जुड़ गए। शुभमय, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
और ये कितना व्यवहारिक है आपकी नज़र में? ये जैसे अजय दुआ जी कह रहे हैं, कमलेश जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि ये इनेबलिंग प्रोविजन है जी, यानी कि स्टेट क्षेत्र में जो लेबर लॉज उनके अंडर में आते हैं उसमें इसका इम्प्लीकेशन तभी होगा, एप्लीकेशन तभी होगा जब स्टेट्स चाहेंगे। तो ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं गुडविल जेस्चर है, क्योंकि सेंटर के ज़्यादातर प्रोग्राम्स में, ज़्यादातर स्कीम्स में इन्हीं के बैंक के माध्यम से ही सैलरी वगैरह दिया जाता है। यहाँ तक NREGA स्कीम्स में भी बैंक के थ्रू से ही दिया जाता है। जहाँ तक इसका इम्प्लीकेशन होगा, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले बहुत सारे जगह पे मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाते हैं जी, और जैसे ही ये बैंक के ज़रिए दिया जाएगा तो जो रिकॉर्ड का जो सीक्वेंस बनेगा उससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा कि बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज़ करते हैं, मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं, वो अपना लेबर में एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे। यानी कि कितने वर्कर्स रखना चाहिए, अभी जहाँ वहाँ पे 12,000 मान लीजिए 24,000 देना चाहिए, उसके बदले में वो 3-4 वर्कर्स रखते थे 6,000 में, वो नहीं रख पाएंगे। तो आप अगर ये एक अच्छा चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कुछ जगह पे आप देखेंगे लेबर में कटौती होने की चांसेस होगी। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। आमिर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी हाँ, बिल्कुल जी, आपकी क्या राय है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है ऐसे वक्त में कि जब लोग परेशान हैं, करेंसी की शॉर्टेज है, बैंक में लोगों को पैसा मिल नहीं पा रहा है, तो अध्यादेश के ज़रिए से ला करके आखिर सरकार का मकसद क्या था, क्या करना चाहती थी सरकार? देखिए, ये इसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि इसकी टाइमलीनेस तो बिल्कुल गलत, यानी जब लोग वैसे ही परेशान हैं पैसों के लिए तो इसको अब करना तो कोई माने नहीं रखता। दूसरी बात ये कि अगर कि हमको शायद ये आदत हो गई कि हर चीज हम कानून से, अध्यादेश से, कंपल्शन में करें। ये ऐसी चीजें हैं, सैलरी देना कैश में या चेक में या ड्राफ्ट में या सोने में, ये वो कदम है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर खुद तय करें। नॉर्मली होता ये है कि जब कम तनख्वाहें मिलती हैं तो लोग कैश में लेते हैं, जैसी तनख्वाह आगे बढ़ जाती है तो दोनों चाहते हैं कि वो बैंक के थ्रू हो या कोई ऐसे जरिए के थ्रू हो जिससे कैश की जिम्मेदारी और कैश की परेशानी ना हो। तो ये खुद ब खुद होता है, इसको जबरदस्ती करना कोई माने नहीं रखता। अब इस टाइम पे करने से लोगों को ये भी लगेगा कि ये एक और चीज ऐसी हो गई है जिससे लोग डाइवर्ट होने लगेंगे, फिर इस पे बहस होने लगेगी कि ये सही हुआ नहीं हुआ, डिजिटल होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक अलग मसला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कौन से तबके को टारगेट कर रहे हैं। सैलरी तबका वो तबका है जो ब्लैक मनी के दायरे में आता ही नहीं, इनको ब्लैक मनी के डिबेट में जोड़ना तो कोई माने नहीं रखता। ये तो बेचारे ऐसे लोग हैं जो वैसे भी अगर वो कमा रहे हो तो इनका टैक्स सोर्स पे डिडक्ट होता है, कम कमा रहे हो तो ये टैक्स के दायरे में आते ही नहीं। तो इनको इस वक्त शामिल करना इस डिबेट में, जिसमें बड़ी बात में बड़ा तबका एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और जो किसान हैं, मज़दूर हैं, डेली वेजेस वाले हैं, और जिनके बारे में अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 70% से आबादी 20 रुपए से कम पे गुजारा करती है, कमाती है जी। तो वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनवाएगा, बैंक अकाउंट खोलेगा अपनी ज़िंदा रहने के लिए, जीवनोपार्जन के लिए, या कि ये जो सिलसिला अभी तक चल रहा था उसको वो प्रीफर करेगा? मैं कहूँगा आपने जो प्रश्न पूछा बहुत महत्व का है जी, पर कौन कौन से क्षेत्र में जी आपने ये कंपल्सरी चेक का या क्रेडिट करने का प्रोविज़न लाना है, वो अब हर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि जो डेली वेजेस पे किसान लग के यहाँ काम करता है या जो डेली वर्कर जो रिकॉर्ड पे नहीं है कंस्ट्रक्शन में, उसको भी चेक से दिया जाएगा। ये सोच समझ के स्टेट गवर्नमेंट्स अपना देख के, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है,
आप रेलवे में कर लीजिए, एयर सर्विसेज में कर लीजिए, माइनिंग में कर लीजिए। तो ऑलरेडी और- हो रहा है। हाँ नहीं, वहाँ कंसेंट लगती थी जी। आज का जो है अब बिना कंसेंट के आपने अध्यादेश कर दिया, रूल बना दिया, अब किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र महत्व का है, ठीक है। उसको देख के करेंगी। मेरा ये कहना है कि कोई आपसे दो मत नहीं, या जो कहा जा रहा है कि ये समय ठीक था कि नहीं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बोझा है, पर ये जो किया गया है वो ज़रूरी था। जी, बहुत ज़्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और हमें ये देख के स्टेट्स को करना है कि एकदम लॉ एकदम अपने रूल बदले, ठीक। या 2-4 महीने बाद जब बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गया, स्थिरता आ गई, उसके बाद करें। पवन जी, आपके पास कुछ आंकड़े हैं कि कितना ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे देश में और कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर? कुल अपने देश में लगभग 48 करोड़ मजदूर माना जाता है, जिसमें से 6% मजदूर ये संगठित क्षेत्र का है, 3 करोड़ के करीब। 94% मजदूर ये असंगठित क्षेत्र का है। यानी मोटे तौर पर अगर कहें तो 3 करोड़ मजदूर ये संगठित क्षेत्र में आता है, 45 करोड़ मजदूर ये असंगठित क्षेत्र में आता है। किंतु ये जो असंगठित क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, उसका भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो सैलरी लेने वाला कर्मचारी, जैसे भारत सरकार के बड़ा तबका मतलब कितना प्रतिशत? मैं वो भी लगभग करेंगे तो 10-12% का तबका होगा, खासकर ठेका मजदूर हैं, आंगनबाड़ी के वर्कर हैं, मिड डे मील, इस प्रकार के स्कीम वर्कर हैं। ये सब मिला जुला करके एक 10-12 करोड़ लोग हैं जो सीधा तनख्वाह वेतन उठाते हैं, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर से उठाते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उठाते हैं। मैं एक जो निवेदन कर रहा हूँ कि जब मुझे बैंक के माध्यम से तनख्वाह देंगे तो मुझे निश्चित रूप से मेरे एम्प्लॉयर को मुझे सोशल सिक्योरिटी नेट में लाना ही पड़ेगा। वो एक अलग बहस है। मैं कह रहा हूँ कि उसको तो साहब रोज़ कमाना, रोज़ खाना है, और वो अगर मजदूरी नहीं सुबह उसको मिलेगी शाम को, तो रात को अपने बच्चों को जाके क्या खिलाएगा? देखिए, वो जो तबका है, मुझे लगता है कि जो दुआ साहब भी कह रहे थे, ये जो स्टेट के सेक्टर्स हैं, अभी भी जैसे आप बता रहे 3-4 स्टेट ने, चाहे वो केरल होगा, चाहे वो हरियाणा होगा या बाकी और स्टेट्स उत्तराखंड, होंगे, उन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने ये जो प्रोविजन कल भारत सरकार लाई है, ये प्रोविजन पहले से अपने अपने राज्यों में करके रखा है। ठीक है। हमको देखना ये चाहिए कि उन राज्यों का अनुभव क्या है, बिल्कुल, उन राज्यों ने क्या किया है। तो इसीलिए तो हुजूर वाला मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? उस अनुभव को शेयर कर लेते। मैं एक निवेदन जो कर रहा हूँ जी, उन राज्यों ने टोटलिटी में नहीं किया है, हर एक ने सेक्टर डिफाइन किया। जैसे मिनिमम वेज के लिए हमारे यहाँ एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बनती है, हर स्टेट की अपनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, उतने ही दायरे में, उससे भी कम दायरे में। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपने 45% बताया, 45 करोड़ बताया, उसका 10% को भी अगर मिलता है सैलरी से और उस तरह से, तो बाकी भी जो 35% करोड़ लोग हैं, उनकी आजीविका का क्या होगा? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने, क्योंकि ये जो श्रम कानून है ये दोनों गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट होने के कारण से स्टेट के दायरे में भी आते हैं, सेंटर के दायरे में भी आते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट का दायरा है, ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखकर, अपने प्रदेश की स्थिति देखकर उसको आंकलन करते हुए आगे जाना पड़ेगा। मैं इतना एक कहना जी, चाहूँगा बहुत संक्षेप में। जी, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में 5 स्टेट्स जहाँ में ये चल रहा है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। ठीक। और ये 2 जो सेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इन 2 सेक्टर्स में, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वहाँ है। अमरीश जी, आप क्या कहेंगे? इनकी बात से उस पर तो एक तो सहमत है ही है कि इनेबलिंग क्लास है, सब लोगों ने ही कहा है कि इनेबलिंग क्लास है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तो आ ही नहीं रहा है ना। मुख्य जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो और तरह तरह के जो काम हैं, वो तो स्टेट को डिसाइड करना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि इसमें लिया जाए। और ये बात सही है कि इस समय अभी अगर ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो तुरंत लागू नहीं हो रहा है, ये तो मतलब जायज़ बात है। उसके बाद राज्य सरकारें अपनी तरफ से करेंगी, और इसका एक ये है कि डिमांड जो है, लेकिन फिर जल्दबाजी का मोटिव समझ में नहीं आ रहा। कैन आई बट इन? जी प्लीज़। आई थिंक इसमें जो तर्क में जो ये क्या कहा जा रहा है, या आप जो सवाल उठा रहे हैं कि जो 35
करोड़ हैं जिनको सैलरी नहीं मिलते हैं, उनका क्या होगा? उनके ऊपर ये कानून लागू होता ही नहीं है, तो इसलिए ये कोई तर्क बनता ही नहीं है। तो आपका ये वाला पॉइंट आई डोंट थिंक वो वैलिड है। मैं ये कह रहा हूँ निजी कंपनियों को भी कह रहे हैं ना वो तो। निजी कंपनी के लिए, निजी है कंपनी जी, के सुनिए, वो कंपनी नहीं, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि ये सरकार, केंद्र सरकार फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये चीज़ लाते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इस वक्त लाने की ज़रूरी क्या थी जी, इस वक्त लाएं, इस वक्त लाने का मतलब ये नहीं कि कल सुबह से सबके ऊपर वो लागू हो जाएगा। इसका एक प्रोसेस है, वो चलेगा, कई महीनों में इसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंटिंग सिस्टम्स है उसमें तब्दीली आएगी, कितने तब महीने लग जाके जाएंगे आपके एटलीस्ट हिसाब कम से? से कम, यस, आपके कम से हिसाब कम से कितने महीने लग जाएंगे? कम से कम 3 महीने लगेंगे। अप्रैल में संसद में पास हो जाएगा बजट सत्र में, उस हाँ, पर देश की क्या जरूरत थी? अध्यादेश अध्ययन होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये देखिए, बात ये कि सैलरी चेक से हो और बैंक के जरिए हो और क्रेडिट हो, ये बड़ी अच्छी चीज है। इससे बहुत चीजें महफूज होती हैं, पर्क्स महफूज हो जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी सब अपनी जगह पे है। लेकिन इसको ऑर्डिनेंस और जबरदस्ती करना सिर्फ इस बात को जाहिर करना है कि ये जो जनरल एक माहौल बना हुआ है उसमें एक और कड़ी आपने जोड़ दी, एक और परेशानकुन बात की लोग ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर ये ब्लैक मनी की बात थी तो उससे इसका क्या ताल्लुक है, अगर ये कैशलेस की बात है तो उससे इसका क्या ताल्लुक है। आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, वो तो सारे के सारे चेक से ही मिलती है तनख्वाह। इतने छोटे से हैं, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जिसको आप 2500, 2000, 3000 रुपए देते हैं, इनको आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। जब आपको 1800 और 2000 रुपए के लिए आप बैंक अकाउंट खोलें, 6-7 किलोमीटर दूर बैंक को जाएं, कभी उसमें पैसा हो कभी नहीं हो, बैंक के खातों में पटेल नगर में श्योरली पैसे शायद मिल जाए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में शायद मिल जाए, लेकिन किसी गांव में कोई आशा वर्कर को उसके 1800 रुपए डाल के निकालने हो, आमिर, ये आशा बहुत वर्कर, मुश्किल काम है। आमिर, आशा वर्कर is not a salaried employee. Asha so worker what- gets an honorarium. So Asha worker, whether it's what will happen? जी, ये एक बहस that will be the pressure now. बता दूं, That's आशा वर्कर immediately. को आज तक टेक्निकली एक पैसा भी वेतन का मिलता नहीं। नहीं जी, बिल्कुल। उसको केवल छः-छः कुछ महीने चीजों में लेकर के उसको 6-6 महीने मिलता लाभ मिलता है, वेतन नहीं मिलता उसको। 6 महीने तक देते नहीं, जी। अब बैंक के जरिए करके और 6 महीने डिले दूसरा अमीर एक बात और जोड़ दूं इसमें, इस 35 करोड़ लोगों में लगभग 10 करोड़ लोग वो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसका इस कानून से कोई पवन जी, माफ संपर्क मेरे साथ नहीं। मेरे साथ बिल्कुल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिरुल्लाह हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। पवन कुमार जी, अमरीश दुबे साहब, अजय दुआ साहब और शुभमय भट्टाचार्य इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सरकार ने चाहे जिस भी नेक नियति से ये कदम उठाया हो, अध्यादेश के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसको लाने की इतनी जल्दी क्या थी। और दूसरा ये कि ये ऐसे समय में जब नोटबंदी चल रही है, लोगों को पैसे मिलने से कितलत हो रही है, ऐसे में ये संशोधन अध्यादेश कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।